नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाईवे पर अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि वह गुंडे अनाया को घटिया तरीके से देख रहे थे और उसके बारे में बातें बना रहे थे। लेकिन अनाया उन्हें डरावनी आवाज में पूछता है, कौन हो तुम लोग और किसने भेजा है तुम लोगों को। अनाया बस यही जानना चाहती थी, लेकिन वह गुंडे कुछ बोलते नहीं, बस अनाया को घूरते रहते हैं। तभी एक गुंडा आगे आते हुए थोड़ी परेशानी में बोला, बॉस कई सारी कारें इसी ओर आ रही है। हमें नहीं पता वह अनजान फोर्स कौन सी है, लेकिन हमें शक है कि वह किसी लड़की के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर वह गुंडा परेशान हो गया और थोड़ी डरी हुई आवाज में बोला, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यह बेकार लड़की है और गांव की गवार है, किसी सुनसान गांव में रहकर आई है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसे बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। अनाया उन गुंडों की बातें सुन रही थी। वो दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोली, अभी भी वक्त है, बता दो किसने भेजा है तुम्हें, वरना अगर वह लोग यहाँ पहुँच गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और शायद उसके बाद तुम लोगों को जिंदा रहने का भी मौका ना मिले। वहीं अनाया की बात सुनकर उन गुंडों का लीडर ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, ऐसा कोई नहीं है जो हमारा सामना कर सके। वैसे भी हम कोई मामूली गुंडे नहीं हैं, हम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहते हैं और अंडरवर्ल्ड को छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इतना बोलकर वहां खड़े लोगों की इशारा करके बोला, पकड़ लो इसे। अनाया, जिसे किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं है, वह अपने टूटे हुए हाथ को संभालती है और अपने 2 एक्यूपंक्चर नीडल निकालकर उन दोनों की ओर फेंकती है। उसका निशान इतने दर्द और धुंधली नजरों में भी पक्का था। वह दोनों ही तरफ जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। वहीं यह देखकर वह गुंडा और गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में अनाया की पैरों पर एक लात मारी। अनाया ने खुद को बचाने के लिए अपने पैर को हटा लिया, लेकिन फिर भी लात उसके घुटने की साइड में लगी और वह घुटनों पर गिर गई। अब उसकी घुटनों पर एक तेज दर्द हो रहा था। वह जान चुकी थी कि अब वह इन लोगों से फाइट तो नहीं कर सकती। वह दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि हर्षवर्धन जल्दी आ जाए या फिर कम से कम रेशमा ही आ जाए, क्योंकि जब से वह मुसीबत में पड़ी थी तब एक सिग्नल उसकी सेक्रेटरी को भी गया होगा। उसे उम्मीद थी कोई ना कोई तो जरूर आएगा। तभी 2 गुंडे अनाया को बाजू से पकड़कर उसे कार की ओर ले जाने लगे। तभी आसमान में जोरों की चोपर की आवाज आई। आवाज को सुनकर वह गुंडे थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि आसमान में 2 चोपर उड़ रहे थे और उनमें से रस्सियां नीचे गिरी और एक साथ कई लोग नीचे आए और उन गुंडों को घेर लिया। हालांकि वह ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी वह गुंडे सतर्क हो गए। वह लड़ने के लिए तैयार थे और काफी कॉन्फिडेंस थे कि वह उन लोगों को हरा देंगे। इस बीच उन लोगों ने अनाया पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक चोपर थोड़ी दूर लैंड होता है। सुनसान इलाके की वजह से यह काफी आसान था। उनमें से हर्षवर्धन अपने रोबदार अंदाज में बाहर आया। उसके पीछे उसका सेक्रेटरी चल रहा था और कई सारे गॉड्स भी। अब उन लोगों की संख्या लगभग इक्वल ही थी, लेकिन वह गुंडे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा आत्मविश्वास में थे। वह घमंड में बोले, चले जाओ यहाँ से, हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, हमें बस इस लड़की को ले जाने दो। वही उस गुंडे की बात सुनकर हर्षवर्धन के हाथ की मुठ्ठियां गुस्से में कस गई। वह तो पहले से आप बबूला हुआ था, क्योंकि उसने दूर से ही अनाया को घायल हालत में देख लिया था। उसके सर से हल्का खून बह रहा था, यहाँ तक कि वह घुटनों पर थी और इसका एक हाथ एक गुंडे ने कसकर पकड़ हुआ था, जैसे वह उसे घसीटना चाहता हो। यह नजारा हर्षवर्धन को अपना आपा खोने के लिए काफी था। उसे अपनी बीवी पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं थी, यहाँ तक अनाया के हाथों में किचन में हल्की खरोच भी ना लगे, इसीलिए वह उसे किचन जाने नहीं देता था। वही इन गुंडों ने उसकी बीवी का खून निकाला था। वो गुंडे नहीं जानते थे कि उनके सामने अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह खड़ा है। जिस अंडरवर्ल्ड की वह बात करते थे, वहां पर हर्षवर्धन छुपी हुई पहचान ही सही, लेकिन वह राज करता था। और इस वक्त हर्षवर्धन के आसपास का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि हर्षवर्धन के गार्ड्स को भी अपनी सांस लेने से डर लग रहा था। वह जानते थे कि आज जरूर महाकाल साफ साफ धरती पर तांडव करने वाले हैं, क्योंकि कई सालों बाद उन्होंने अपने बॉस को इतना गुस्से में देखा था। वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बॉस शांत कैसे हो गए। हर्षवर्धन, जो उन गुंडों को इग्नोर कर रहा था, वह ऐसे ही चलते हुए अनाया की ओर बढ़ गया, लेकिन 2 गुंडे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गार्ड्स ने उन दोनों लड़कों को साइड में फेंक दिया।
इस वक्त हर्षवर्धन एक तूफान की तरह लग रहा था, जो अपने आसपास की हर चीज उड़ा ले जाएगा। उसके पीछे कई सारे गॉड्स चल रहे थे। उन सबके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब उन गुंडों का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास गिरने लगा था। वह इतना तो समझ चुके थे कि उनके सामने खड़े हुए लोग कोई मामूली लोग नहीं है, लेकिन फिर भी वह अनाया के बिना नहीं जा सकते थे। आखिरकार उनके बॉस ने अनाया को लेकर आने को कहा था। अनाया, जो हल्की हल्की बेहोशी की हालत में आ रही थी, क्योंकि उससे घुटने में और सर में दर्द हो रहा था, वह आंखें खोलती है और हर्षवर्धन को देखते ही उसके अंदर जान आ जाती है। वह समझ जाती है कि अब वह सेफ है। वह बात सिर्फ अनाया ही जानती थी कि कितनी मुश्किल से उसे खुद को होश में रखा था, इस बात के डर से कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हर्षवर्धन को देखते ही वह हल्की सी मुस्कुरा देती है। उसकी दर्द भरी मुस्कुराहट देख हर्षवर्धन के दिल में एक टीस सी उठती है कि वह उसकी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वह तुरंत उसके पास जाता है और अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ के उसे आदमी का गला बेदर्दी से काट देता है, जिसने अनाया का हाथ पकड़ रखा था। क्योंकि हर्षवर्धन का ओरा देखकर वह आदमी वहीं पर फ्रिज हो गया था, तो वह यह चीज भूल ही गया कि उसने अनाया को अभी भी पकड़ रखा है। अनाया, जिसने अभी भी हाफ मास्क पहना था, वह हल्का सा नीचे झुकी तो वह गिरने लगा। वही यह देखकर हर्षवर्धन तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके चेहरे को अपने कोट के अंदर सीने में छुपा देता है। उसे बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बीवी का चेहरा इनमें से एक भी गुंडा देखे। वही वह गुंडे अब अपने डिसीजन पर पछता रहे थे कि क्यों वक्त रहते वह यहाँ से निकल नहीं गए, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मनाना चाहते थे। क्या अनाया की चोट हर्षवर्धन पागल हो जाएगा, और क्या आगे चलकर छुपा हुआ दुश्मन आएगा बाहर। हाईवे पर अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन अनाया को अपनी बाहों में उठाकर उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लेता है और उसे उठाकर चोपर की ओर बढ़ जाता है। जाते हुए वह अपनी कठोर आवाज में अपने सेक्रेटरी से बोला, इसे मेरे हिल मेंशन ले जाओ और इन्हें तब तक टॉर्चर करना जब तक वह लोग अपना मुंह ना खोलें। यह सुनकर सेक्रेटरी रजत सिर हिला देता है। वही हर्षवर्धन जो अनाया को लेकर जा रहा था, वह अनाया का चेहरा देखकर अपने दर्द भरी आवाज में धीमे से बोला, वाइफी तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे खून की हर एक बूंद की कीमत चुकाएंगे, और जिसने उन लोगों को भेजा उनकी भी यही हालत होगी, तुम बस देखते जाओ। इतना बोलकर वह उसे लेकर चोपर में बैठ गया। वह लोग जैसे ही चोपर में बैठे, तभी अनाया को हल्का सा होश आया। वह हर्षवर्धन के चेहरे को छूते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम आ गए। हर्षवर्धन उसकी इस हरकत पर थोड़ी नाराज आवाज में बोला, वाइफी तुम कुछ ज्यादा ही शैतानी कर रही हो, अब चुपचाप आंखें बंद करके बैठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। यह सुनकर अनाया उसे रोकते हुए बोली, नहीं मुझे कपूर इंडस्ट्री ले चलो। यह सुनकर हर्षवर्धन नाराज होते हुए बोला, इस हालत में बिल्कुल नहीं, तुम्हें इस हालत में हॉस्पिटल जाना होगा, वह भी अपना इलाज करवाने के लिए। अनाया अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, हर्ष भूलिए मत, तुम्हारी वाइफ खुद एक डॉक्टर है और वह खुद का इलाज कर सकती है, इसीलिए मुझे घर जाना है। यह सुनकर हर्षवर्धन बोला, तो ठीक है, हम अपने घर चलते हैं ब्लू हिल। वो जानता था कि उसकी यह बीवी बहुत जिद्दी है और वो उसकी एक नहीं सुनती थी। हर्षवर्धन के विला में दूसरी ओर चोपर जैसे ही ब्लू हिल में लैंड होता है, हर्षवर्धन अनाया को बाहों में उठाकर घर के अंदर जाने लगता है। उसने पहले ही अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया था। वह जैसे ही अंदर पहुंचे, सामने डॉक्टरों की टीम तैयार थी। उन्हें देखकर हर्षवर्धन कठोर आवाज में बोला, एक फीमेल डॉक्टर को मेरे साथ भेजो। वही यह सुनकर उन डॉक्टरों में से एक फीमेल डॉक्टर डरते हुए आगे आई और सर झुकाकर बोली, जी बॉस। इतना बोलकर वह उसके पीछे जाने लगी। बाकी की टीम भी दूसरे फ्लोर पर चली गई, लेकिन वह बाहर ही रुकी हुई थी। हर्षवर्धन अनाया को प्यार से बिस्तर पर लेटा देता है और उस फीमेल डॉक्टर से बोला, चेक करो इसे। यह देखकर वह फीमेल डॉक्टर डरते हुए बोली, सर क्या आप बाहर जा सकते हैं, तो मैं मैडम को ठीक से चेक कर सकूं। यह सुनकर हर्षवर्धन दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही चेक करो। इतना बोलकर वह दूसरी साइड से बिस्तर पर चढ़ जाता है और अनाया का हाथ पकड़कर उसके सर को सहलाने लगता है। वही हर्षवर्धन की ऐसी हरकत से वह फीमेल डॉक्टर परेशान हो गई। आखिरकार वह एक ऐसे पेशेंट को कैसे चेक कर सकती थी जिसके पास कोई और बैठा हो और उसे पकड़ कर रखा हो। फिर भी वह गहरी सांस लेकर अनाया को चेक करने लगती है। अनाया को चेक करने के बाद वह थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, बस मैडम की हालत वैसे तो ठीक है, लेकिन उनके सिर में चोट लगी है,
जिसकी वजह से ब्रेन में हल्का कंकशन हो सकता है, इसलिए उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। फिर थोड़ी परेशान आवाज में बोली, और मेम के पैर में भी चोट लगी है, लेकिन पैर की हालात तो हम अभी पता नहीं कर सकते हैं, वो हमें उनका एक्सरे करके पता चलेगा। यह सुनकर हर्षवर्धन परेशान हो जाता है और थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, ठीक है। उसके होश में आने के बाद हम उसकी पैर की चोट का इलाज करेंगे। यह सुनकर वह डॉक्टर में सिर हिलती है और कुछ दवाएं और अनाया की ड्रेसिंग करके वहां से बाहर निकल जाती है। इस वक्त हर्षवर्धन के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह उस इंसान को पूरी जिंदगी टॉर्चर करेगा जिसने उसकी बीवी की यह हालत की है। वह अपना फोन निकालकर अपने सेक्रेटरी को फोन करके थोड़ी कड़क आवाज में बोला, उन सब के पैर तोड़ दो। उन्होंने तुम्हारी मैडम के पैर में चोट दी है, उनमें से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए। हर्षवर्धन की इतनी भयानक और डरावनी आवाज सुनकर सेक्रेटरी पहले ही डरा हुआ था। वह बस हमें सिर हिलाते हुए बोला, जी बॉस, हो जाएगा। दूसरी ओर बाहर इंटरनेट पर एक तहलका मचा हुआ था। इस बात से अनजान अनाया अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। हर्षवर्धन अनाया के लिए कुछ सूप बनाने के लिए नीचे आया, तभी उसकी नजरें हॉल में आ रही अनाया की सेक्रेटरी रेशमा पर पड़ी, जो डरी हुई लग रही थी। उसे देखकर हर्षवर्धन कंफ्यूजन से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सेक्रेटरी रेशमा आगे आकर अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को हर्षवर्धन के आगे रखते हुए बोली, वह बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है। वही उसकी हड़बड़ा सुन हर्षवर्धन की चेहरे के भी भाव बदल गए। वह टैबलेट में देखने लगता है। वह न्यूज को देखकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। उसके आसपास का ओरा वापस खतरनाक होने लगा। पता नहीं क्यों लोग मौत बुलाने के लिए हर्षवर्धन के पास आते हैं। हर्षवर्धन 2 लफ्जों में बोला, किसने किया यह सब? अनाया की सेक्रेटरी परेशान होकर बोली, बॉस, यह सब कुछ आज के इंसिडेंट हादसे से जुड़ा हुआ है। मेम ने आज किसी का ऑपरेशन किया है। यह सुनकर हर्षवर्धन कठोर आवाज में बोला, मुझे पता है, सिंघानिया खानदान के बेटे का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई और यह मामला इतना क्यों बढ़ गया? तो रेशमा उसे वह सब कुछ बता देती है जो अस्पताल में हुआ था, यहाँ तक कि वह सारी चीज काफी डिटेल में बता देती है। और सब कुछ सुनने के बाद हर्षवर्धन की आंखें काफी ज्यादा लाल हो गई थी। वह थोड़ी कठोर आवाज में बोला, क्या तुम इस न्यूज को हैंडल कर पाओगी? रेशमा परेशान होकर बोली, ऐसा नहीं है कि हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। वह ऑपरेशन सक्सेसफुल था और पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बात कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है, इसीलिए यह मीडिया में हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं अपनी आईटी टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। यह सारी न्यूज इंटरनेट से हटा देंगे, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन रेशम के चेहरे के भाव अभी भी गंभीर। क्या न्यूज फैली थी इंटरनेट में और किसने यह फैलाया था? क्या नतीजा होगा इन सब का और कौन सी नई मुसीबत आएगी आगे अनाया पर? हर्षवर्धन के घर। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया के बारे में ऑनलाइन कुछ बातें फैली हुई थी। दरअसल इंटरनेट पर न्यूज चल रही थी कि सिंघानिया खानदान का वारिस शुभ सिंघानिया सीरियसली इंजर्ड है और फेमस डॉक्टर एना ने उसकी सर्जरी की और वह अभी भी क्रिटिकल हाउस में है और डॉक्टर एना एक फ्रॉड है और उसे कुछ आता जाता नहीं है और वो लोगों की जान नींद के साथ खेलती है। वो एक फ्रॉड है। यहाँ तक कि डॉक्टर सुषमा जब ऑपरेशन करने के लिए सिटी हॉस्पिटल गई तो सिटी हॉस्पिटल के डीन मिस्टर बख्शी ने भी उन्हें अस्पताल से निकाल दिया। वही डॉक्टर सुषमा ने सिटी अस्पताल के खिलाफ और डॉक्टर एना के खिलाफ काफी सारी बकवास मीडिया में लाइव जाकर की, जिसकी वजह से यह हॉट टॉपिक बना हुआ था और पूरे देश में इसी बारे में बातें हो रही थी। यह सब कुछ देखकर हर्षवर्धन का खून खौल रहा था। उससे भी ज्यादा रेशमा परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि डॉक्टर सुषमा को प्रॉब्लम क्या है, वह क्यों उसकी मेम के पीछे पड़ी है। लेकिन अब हमारी भोली भाली रेशमा को कौन बताए कि कुछ लोगों की फितरत ही मुसीबत खड़ी करना होता है, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। तभी रेशमा, जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वह अपने सर पर तपली मार के डरी हुई आवाज में सामने हर्षवर्धन को देखकर बोली, बॉस, एक बहुत बड़ी समस्या है, हम इस न्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोली, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तो रेशमा हड़बड़ाहट में बोली, बॉस, यह न्यूज काफी तेजी से फैल रही है और अब पूरी दुनिया में यह पता चल चुका होगा कि मेम इंडिया में है। हालांकि मैंने पहले ही इस इंफॉर्मेशन को हटाने को कह दिया था और आप ही अपनी तरफ से मीडिया से यह इंफॉर्मेशन हटा रहे हैं।
लेकिन काफी लोगों की नजरें इस न्यूज पर जा चुकी होगी। हम अब मेम को छुपा नहीं सकते। यह सुनकर हर्षवर्धन परेशान हो गया। वह बात की गंभीरता समझ चुका था। अनाया एक मिरेकल डॉक्टर थी, यहाँ तक कि वह एक केमिकल रिसर्चर भी थी। बहुत कम लोग यह जानते थे कि दवाइयों के मामले में वह एक जीनियस थी, और अंडरवर्ल्ड से लेकर बड़े बड़े लोग जो बीमार थे, वह अनाया को खोज रहे थे और अनाया को अपने लिए काम करने को मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए शुरुआत से ही अनाया काफी मिस्टीरियस पहचान रखती थी और खुद को हमेशा दुनिया से छुपा कर रखती थी। लेकिन डॉक्टर सुषमा की बेवकूफी की वजह से आज वह लोगों के सामने थी। हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर वह सेक्रेटरी रजत को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगता है। सेक्रेटरी रजत भी उसका कहना समझ चुका था। उसने हाँ में सर हिला दिया। अब हर्षवर्धन रेशमा से कोई बात नहीं करना चाहता था। वह अपनी प्यारी बीवी के लिए सूप बनाकर कमरे में चला गया। वह जैसे ही अंदर गया, उसकी नजरें छत को घूरती हुई अनाया पर गई, जो किसी सोच में खोई हुई थी। हर्षवर्धन उसके पास गया और उसे प्यार से बिठाते हुए अपने कंधे पर उसका सिर टिकाकर बिठाते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, अब तुम ठीक महसूस कर रही हो? अनाया अपनी बुझी हुई आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ और शुक्रिया मुझे वापस एक बार बचाने के लिए। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन उसे बाहों में करते हुए उसके गाल पर किस करके बोला, आई एम सॉरी जान, मेरी वजह से तुम इतने दर्द में हो। अगर मैंने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट किया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। उसकी बात सुनकर अनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसके हाथ को सहलाते हुए बोली, फिर भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। यह सुनकर हर्षवर्धन भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और पास के टेबल से सूप का बाउल लेकर उसे सूप पिलाते हुए बोला, चलो इसे टेस्ट करो और मुझे बताओ तुम्हें अच्छा लगा या नहीं। अनाया एक पीते हुए बोली, वैसे हस्बैंड तुम्हें पता चला यह सब कुछ किसने किया है? हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, नहीं अभी तक तो नहीं, और जिन लोगों को हमने पकड़ा है उन लोगों को किसी ने हायर किया था, हम अभी भी पता कर रहे हैं। यह सुनकर अनाया की आंखों में एक खौफनाक चमक आ जाती है। वह हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, हस्बैंड बाहर सकल में यह बात फैला दो कि मेरी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और मैं कार के साथ खाई में गिर गई। अभी भी मेरी खोज जारी है, लेकिन पुलिस कर्मचारियों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला और ना ही मेरी डेड बॉडी मिली। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। वह उसे बाहों में कसते हुए बोला, बीवी क्या कह रही हो? अनाया उसे शांत करवाते हुए बोली, मैं देखना चाहती हूँ कि ये सब कुछ किसने किया और क्यों किया है, क्योंकि मुझे दो लोगों पर शक है। मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें सबके पीछे कौन है। तो हर्षवर्धन उसे सूप पिलाते हुए बोला, मतलब क्या है बीवी, क्या तुम्हें कपूर खानदान पर शक है? यह सुनकर अनाया टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, लगता है मेरे पति कुछ ज्यादा ही समझदार है। इतना बोलकर उसे समझाते हुए बोली, मुझे दो लोगों पर शक है। एक वह छुपा हुआ इंसान जो अंधेरे में छुपा कर मुझ पर वार कर रहा है, जिसे अब पता चल चुका है कि मैं जिंदा हूँ, और दूसरा कपूर खानदान, क्योंकि उन लोगों के इरादों पर मैंने पानी फेर दिया है। वह मेरी कंपनी हथियाना चाहते थे, पर मैंने उनका प्लान फ्लॉप कर दिया। यहाँ तक कि धनंजय अंकल ने उन लोगों को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वह लोग चुप बैठेंगे, इसीलिए इन दोनों में से ही एक हो गया जो मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे होगी। फिर हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, और मेरी मौत की खबर फैलते ही हमें पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। तुम बस इतना करना कि खबर फैलाते ही कुछ लोगों को इन सब पर नजर रखने के लिए कह देना। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इन सब के पीछे कौन है। वही हर्षवर्धन अपनी बीवी की सारी बात समझ चुका था और खुश होते हुए उसे बाहों में कसकर बोला, इसका मतलब अब मेरी बीवी कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मेरे पास रहेगी और मैं जी भरकर मेरी बीवी को प्यार कर सकता हूँ। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। यह सब कुछ वह जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी और उसे पता था कि यह एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, और वह इस हालत में कपूर मैंशन तो नहीं जा सकती, क्योंकि पता नहीं कब वह दोनों माँ बेटी अपनी कोई नई चाल चलते हैं। इसीलिए वह कुछ दिन छुपना चाहती थी और पता करना चाहती थी कि कौन उसे मारने के लिए आतुर हो रहा है, किसने अनाया को मारने की कोशिश की है, और क्या आगे चलकर अनाया को नए खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।